हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पीछे टॉपिक दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है हमारा करंट अफेयर। और आजकल एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं बच्चे। और कोशिश रहा करें कि आप भी जब भी करंट अफेयर पढ़ा करो तो आप लोगों को हेडलाइंस के साथ साथ थोड़ी सी डिटेल पढ़नी पड़ती है। और करंट अफेयर का सबसे अच्छा तरीका है कि हर दिन की एक सुबह सुबह उठकर एक ताजा ताजा न्यूज पढ़ा करो, जिसमें आपको हर दिन की एक एक खबरें मिला करेंगी। ठीक है, थोड़ा न्यूज देखना शुरू करो ताकि आपको वो चीजों के बारे में अच्छे से गाइडेंस मिले। आ जाओ, आज हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आज हम लोगों की डिस्कशन होगा करंट अफेयर को लेकर। करंट अफेयर हम लोग आज डिस्कस करेंगे 8 से लेकर 14 तारीख के बीच में। और कौन कौन सी चीजें इस बीच में हुई है उन सारी की सारी खबरों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बच्चे का मतलब होता है नियुक्ति। नियुक्ति जानते हो आप लोग? नियुक्ति का मतलब होता है कोई नया नया, कोई अपनी एक नई प्रेसिडेंट या किसी पोस्ट पे बैठा होगा, है ना। कोई चेयरमैन बना होगा, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना होगा किसी कंपनी का, कोई किसी देश का प्रेसिडेंट बना होगा, प्राइम मिनिस्टर बना होगा, या मान के चलो किसी की कह सकते हो कोई सुप्रीम लीडर बना होगा। मतलब हर एक चीज की कोई ना कोई क्या होती है, अपॉइंटमेंट। लेकिन ये अपॉइंटमेंट हम क्या नेशनल लेवल पे देखेंगे? नहीं 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 नहीं, पूरे ही पूरे 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 दुनिया के लेवल पे देखेंगे। आज जो देखते हैं अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किसकी हुई है। अभी अपॉइंटमेंट हुई है वाइस चीफ आर्मी स्टाफ की। किसकी हुई है बच्चे? वाइस चीफ आर्मी स्टाफ की, जिनका नाम है धीराज सेठ। क्या नाम है बच्चे? धीराज सेठ नाम है। और ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। और कहते हैं आर्मी के अंदर ये बहुत लंबे पद पर, यानी कह सकते हो काफी लंबे टेन्योर तक इन्होंने इस पोस्ट पे काम किया है, जो कि जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडिंग चीफ के रूप में। कहते हैं कि रिसेंटली अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया इनको एज अ किसके रूप में, तो बोलेंगे सर धीराज सेठ अभी हाल ही में बन रहे जा रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और अगर पूछा जाए ये अपना एज्यूम ऑफिस कब से करेंगे, तो 1 अप्रैल 2026 से करेंगे। इसका मतलब ये जो पोस्ट है जिसका नाम है सर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसका मतलब धीराज सेठ तो अभी बनने जा रहे हैं। इससे पहले भी तो कोई होगा। हाँ, तो इससे पहले कौन थे? तो बोलना सर उससे पहले थे आपके पीपी सिंह। याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले कौन थे? पीपी सिंह थे। और ये अपना टेन्योर कंप्लीट कर चुके हैं, इसीलिए इनको अपनी पोस्ट से रिटायर होना पड़ेगा। तो ये पहली अपनी न्यूज हो गई कवर। अच्छा, अगर पूछता है कि सर आर्मी, आर्मी की जब बात आई जाएगी तो आर्मी डे हम कब मनाते हैं, तो बोलेंगे बच्चे हम सब आर्मी डे हर साल मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। हर साल 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं आर्मी के बारे में, तो हमारे देश की जो कह सकते हो कि जो आपकी आर्मी है, इसे हम आप कह सकते हो मेन आर्म फोर्सेज में गिना जाता है। ये हमारी मेन आर्म फोर्सेज में आती है। और अगर आपसे लोगों को पूछा है आर्म फोर्सेज में कौन सी फोर्स आती है, तो 3 फोर्स आती है। इंडियन आर्मी आती है, इंडियन एयरफोर्स आती है, और इंडियन नेवी आती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चे हमारे इसके अलावा भी कोई फोर्सेज है, हाँ सर, जो हमारे देश की सुरक्षा करती हैं वो एक और फोर्स है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। और इसी को हम कहते हैं बच्चे सेवन सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें हमारा सीआईएसएफ का भी नाम आता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ आती है इसमें। इसी में बीएसएफ आती है बच्चे। इसी में कौन आएगी? बीएसएफ आएगी। इसी के अंदर आपकी आती है असम राइफल आती है, असम राइफल आती है। इसी में आपकी आती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और इसी में आती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यानी अगर आप देखोगे, सॉरी ये नहीं, एसएसबी आती है, सीमा सशस्त्र बल। 1 2 3 4 5 6। और एक आती है एनआईए, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या एनएसजी बोल लो, एनएसजी। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये टोटल मिला के हमारी 7 सिक्योरिटी फोर्सेज होती है, जिनका काम भारत के कह सकते हो बॉर्डर लाइन की सुरक्षा करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज क्या है सर? अगली न्यूज भी हमारी अपॉइंटमेंट से जुड़ी है, जिसका नाम है ईरान के अभी रिसेंटली एक सुप्रीम लीडर बने हैं। आपको हालात तो पता ही चल रहे होंगे बच्चे, ईरान और इसराइल के बीच में बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रखे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं। आपके घर पे गैस सिलेंडर, चूल्हा वूल्हा खत्म हो रहा होगा। आपके घर पे गैस सिलेंडर और नेचुरल गैस जैसी चीजें खत्म हो रही होंगी। आपको अब लकड़ियों के सहारे जीना पड़ रहा होगा, लकड़ियां जलानी पड़ रही होंगी। कारण क्या है? ये दोनों देश ने आतंकवादी, या कह सकते हो कि इतना आतंक मचा रखा है, जिससे आसपास के पड़ोसी देशों का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ईरान इतना ढीठ है, इतना गंदा है ईरान, कि अगर मान के चलो अगर हमारे देश में कोई सामान आ रहा है, नेचुरल गैस आ रही है, कोई भी मान के चलो सिलेंडर गैस आ रहा है, ये सब रोक टोक करके बैठा हुआ है। इसने एक रास्ता रोक रखा है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उसको ऐसा ब्लॉक कर रखा है कि जितना सामान हमारे देश में आता है, वो सारा सामान उसी जगह से रुका पड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे ये मान लो कि मान के चलो कि सीधी सी बात है, और हम दो लोगों की पड़ोसियों की लड़ाई होगी, और पड़ोसियों की लड़ाई होने की वजह से आपका घर मेरे घर के बगल में है, आपका घर मेरे घर के बगल में है, और मैंने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा कि हमारी जब तक लड़ाई
लड़ाई चलेगी, मैं इस रास्ते से कोई भी सामान जाने नहीं दूंगा। तो आपके घर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब मेरे रास्ते में आ रहा है आपका भी रास्ता, तो मैं अपने रास्ते को ब्लॉक करूंगा, आपके रास्ते तक नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ गए कि आम जनता को इसका मुकाबला का, या कह सकते हो ऐसी चीजें देखनी पड़ रही हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ कंडीशंस में देखा गया, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको अभी रिसेंटली किसको बनाया गया है? मोस्ताबा खमीनी को बनाया गया है। मोस्ताबा खमीनी जो है ये रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में काम करेंगे। ईरान बच्चे वही देश है जिसे हम पुराने समय में फारस के नाम से जानते थे। 1935 में इसका नाम फारस से चेंज करके क्या रखा गया? ईरान रखा गया। उस समय वहां पर एक सिस्टम चलता था, मोनार्की सिस्टम। उस मोनार्की सिस्टम को पूरी तरीके से ईरान के अंदर 1935 में खत्म कर कर इसको एक नई पहचान दी गई, जिसकी वजह से इसका नाम ईरान पड़ा। अदरवाइज इसको पहले पर्शिया, या उसके बाद फारस, और उसके बाद कहते थे कि सर इसको बाद में इसका नाम ईरान पड़ा था। पहले इसको फारस ही कहते थे, फिर पर्शिया बोलने लगे, फिर बाद में क्या पड़ा? इसका नाम ईरान पड़ा। ईरान के अंदर अगर आपसे पूछा जाए ईरान की कैपिटल क्या है, तो बच्चे बोलना ईरान की कैपिटल का नाम है तेहरान। तेहरान, 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 तेहरान बोलेंगे, ठीक है जी। ईरान की कैपिटल का नाम क्या है? तेहरान इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अगली आती है नेशनल न्यूज की तरफ। अगली किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय क्या बोलेंगे बच्चे? न्यूज बोलेंगे, यानी कि राष्ट्रीय न्यूज, यानी कि भारत के अंतरराष्ट्रीय यानी नेशनलाइज की बात करें तो इंडिया के टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हो रही है भाई? अभी भारत में पहला इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट लगाया गया है। इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट क्या होता है? आपने देखा होगा, जो पानी नहीं होता, पानी जैसे लेक का हो, समुद्र का हो, किसी भी जगह का पानी हो, लेकिन यहाँ पर तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? ओशियन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो समुद्र होता है, ओशियन होता है, जैसे इंडियन ओशियन है, तो हमारा इंडियन ओशियन जो होगा उसके ऊपर की जो लेयर होगी ना पानी की, वो गर्म होती है, और नीचे जाओगे ना तो पानी ठंडा होता जाएगा। जैसे कभी कभी हम लोग वो नहीं लगा देते, क्या बोलते हैं अपना, सर्दियों में गर्म करने के लिए पानी में लगाते थे हीटिंग रॉड। हीटिंग रॉड से कभी कभी देखना ऊपर का पानी तो गर्म रहता है, नीचे ठंडा रहता है। वैसे ही हम लोग जब सनलाइट पड़ती है ना, तो उसकी वजह से ऊपर लेयर ऑफ पानी जो रहेगी वो गर्म रहेगी, नीचे ज्यादा ठंडे रहते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, इन दोनों पानी को, कोल्ड और आपके कह सकते हो हॉट वाटर को, पूरी तरीके से क्या करेंगे, टर्बाइंस में घुमाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पहला इंटीग्रेटेड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट लगाया गया है। और लगा कहाँ गया है सब बच्चे? लक्षद्वीप के अंदर कावरती नाम की जगह पे लगाया गया है। और ये लगा है किसकी हेल्प से? इसको काम कर रहे हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये कौन संभाल रहा है अभी करंट में? हमारे एक सबसे फेमस यूनियन मिनिस्टर है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। इन्होंने, इनके हाथ में ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये किसके साथ मिलकर ये प्लांट लगा रही है? तो बोलना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी प्लस आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कोलैबोरेशन से ये बहुत बड़ा प्लांट कावरती नाम की जगह पे लगाया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है बच्चे? लक्षद्वीप में पड़ता है। और इसकी जगह, इससे क्या क्या फायदा मिलेगा? इससे सबसे पहला तो फायदा यही मिलेगा बच्चे, ओशन थर्मल एनर्जी से हमारे जो आसपास के और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, जिससे इंडस्ट्रियल वेस्ट कम होगा। साथ साथ जो हमारे एनवायरमेंट में हवा बन के कार्बन जैसी गैसेस निकलती है वो कम हो जाएंगी। इस थर्मल पावर से एक और फायदा होगा कि हमारे एनवायरमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जैसी चीजों का भी फायदा मिलेगा। ये गैसेस कहीं ना कहीं, ये गैसेस कहीं ना कहीं हमारे आसपास के अंदर जितनी भी आपके कह सकते हो ना कि जो हीटिंग एलिमेंट को बढ़ाने का काम कर रही है उसको कम करेगी। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। रोमानिया ने रिसेंटली रेटिफिकेशन किया है अभी हाल ही में एग्रीमेंट किसके साथ? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। अब आपको पता है बच्चे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि एक अंतरराष्ट्रीय, एक तरीके से क्या है, ये सौर ऊर्जा एक तरीके से इनिशिएटिव है। आप लोगों को बता दूं कि 2015 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था कॉप 21, 2015 में किया गया था। और ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे जिसका नाम है UNFCCC, यानी कि इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके लिए क्या किया गया था 2015 में, जो एक पेरिस नाम की जगह नहीं देखी आपने, पेरिस, इसी पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था। और इस एग्रीमेंट में पता है क्या बात छेड़ी गई थी? इस एग्रीमेंट में बात छेड़ी गई थी कि हमारे पूरे देश के अंदर जो कार्बन से जुड़ी गैसेज है ना, जो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में हीट पैदा कर रही है, उस हीट को कम करना है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर बात छेड़ी गई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन को ज्यादा प्रमोट करो, और ऐसी गैसेस को कम करो जो देश में और पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा हीटिंग टेम्परेचर को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट के जरिए, इस एग्रीमेंट में हमारा देश, काफी सारे देश इसके अंदर पहुंचे, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग इस एग्रीमेंट के जरिए काम करते हैं पूरे देश में, पूरे देश के अंदर जो कार्बन जैसी गैसेस पैदा हो रही है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थर्मल पावर जैसे चलने की वजह से हो रही है। तो एक काम करते हैं, जनरल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा करनी ही है
तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फ्रांस कहता है बढ़िया बात है यार, इंडिया कहता है ये भी बढ़िया बात है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ज्वाइंट इनिशिएटिव शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 2015 की बात है, और 2015 में इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों देशों की हेल्प से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। और बोला गया कि इसके अंदर जितने भी देश ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, जिनके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, वो सभी देश किसका मेंबर बन सकते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। क्योंकि वहां पर हम सोलर एनर्जी के थ्रू क्या पहुंचा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के लिए इस सोलर एनर्जी को इसी सोलर अलायंस से जुड़ने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा देश इन लोगों ने क्या कर लिया, इसके साथ एग्रीमेंट किया। अभी रिसेंटली न्यूज आ रही है कि एक नया देश इसके साथ जुड़ा है, जिसका नाम है रोमानिया। रोमानिया ने इसी एग्रीमेंट पे साइन कर कर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 118वां देश के रूप में इसे ज्वाइन किया है। और अगर हम बात करते हैं बच्चे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव इंडिया और फ्रांस के बीच में शुरू किया गया था 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहां पर बना है, हमारे देश के अंदर ही है, जिसका नाम क्या है सर, हमारे स्टेट के अंदर, जो कि हरियाणा स्टेट का एक छोटा सा सिटी है, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुग्राम, जिसे आप लोग कभी कभी बच्चे साइबर सिटी भी बोलते हो। और अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम सिटी के बारे में, तो इसी को हम लोग पहले कहते थे गुड़गांव। और ये जो गुड़गांव नाम का सिटी है, यहीं पर आप देखने को मिलता है कौन सा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। चले आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज कौन सी है, अगली न्यूज कहती है न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं आपके। जो न्यू क्रिमिनल लॉज क्या होता है बच्चे, हमने पहले तो कभी नहीं सुना न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ बच्चे। एक होता है ओल्ड क्रिमिनल लॉ, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, नाम से पता लग रहा होगा क्रिमिनल वर्ड यूज किसके लिए करते हैं, कैदियों के लिए करते हैं ना, जो कह सकते हो जो क्राइम करता है, जो कह सकते हैं कि वो लोग जिन लोगों ने पूरे देश में आतंक मचा रखा है, ऐसे लोग, क्रिमिनल कोई भी हो सकता है जो हमारे देश के लॉ के अगेंस्ट में काम करता है, वो सब क्रिमिनल कहलाते हैं। अब मान के चलो पहले की क्रिमिनल की बात करें, तो पहले क्रिमिनल लॉज होते थे जिसे हम कहते थे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ये बच्चे 1860 में आई थी। उस समय भारत का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था आपका कैनिंग। क्या बोलोगे, कैनिंग के टाइम पीरियड में इस लॉ को इंप्लीमेंट किया गया था, इंडियन पेनल कोड अंग्रेजों के टाइम पे आया। इसके बाद बच्चे आईपीसी के बाद आता है एक और चीज है सीआरपीसी, एक आता है सीपीसी। इसको कहते हैं इंडियन पेनल कोड। अगर मान के चलो कोई भी क्राइम करता है, कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है, तो उसकी सजा जो है वो आईपीसी में लिखी गई है। अब लिखी नहीं गई है, उसको कोडिंग की गई है, कोड में लिखा गया है, जिसकी वजह से कोई भी मान के चलो किसी ने मर्डर कर दिया, धारा 302 लग जाएगी। किसी ने मान के चलो रेप कर दिया, 376 लग जाएगी। किसी ने मान के चलो साजिश से मार दिया, ठीक है जी, 307 लग जाएगी। मतलब ऐसे करके, और किसी ने मान के चलो अपना खुद का जान लेने की कोशिश की, 309 लग जाएगी। मतलब ये कह सकते हो सुसाइड करने का भी एक क्रिमिनल लॉज माने गए। इन सबको कोड में लिखा गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पूरे देश का, यानी इंडिया का मतलब पूरे देश का जो पनिशेबल कोड है वो कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर करीबन अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन करीबन करीबन 511 धाराएं थी, इसके अंदर डिटेल में लिखी गई थी। जिसमें सेक्शन 420 बताता है चोरी चकारी में इस्तेमाल होता है। और ऐसे करके एक आता है बच्चे, जो कोई क्राइम करता है उसकी सजा किस तरीके से दी जाएगी, उसे कहते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा सजा देने का, उसे बोलते हैं सीआरपीसी। और जो जमीन से जुड़े मामले थे उसे कहते हैं सीपीसी। अब इस ओल्ड क्रिमिनल लॉज को खत्म करके बच्चे नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, नए क्रिमिनल लॉज लाए गए हैं, जिसे हम आईपीसी को बोलते हैं बीएनएस, जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। एक होता है भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है जी। ये सारे के सारे अधिनियम कह तरीके से क्या कह सकते हो, ये ओल्ड क्रिमिनल लॉज को खत्म करके नए क्रिमिनल लॉज लाए गए। इसी नए क्रिमिनल लॉज में बोला गया था कि हम लोगों को, अगर क्रिमिनल लोगों को पूरी तरीके से अगर इनका सटीक रिकॉर्ड रखना है, तो हमें सारे के सारे हमारे जितने भी जो कह सकते हो पुलिस स्टेशन हैं, या कह सकते हो जितने भी हमारे क्रिमिनल रिपोर्ट्स हैं, जितने भी कैदी हैं, इन सबको डिजिटलाइज करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा, डिजिटलाइज। तो डिजिटलाइज करने के लिए फिर एक नया सिस्टम आया, जिसे बोलते हैं बच्चे इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अंदर बोला गया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो उस पुलिस की जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो अपने सारे रिकॉर्ड को बहुत जल्दी डिजिटलाइज करती है, तो हम उसको रैंकिंग नंबर 1 पर रखेंगे। और ये रैंकिंग कौन निकालता है कि कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली इस इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के थ्रू अपने सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। वो रैंकिंग निकालती है एनसीआरबी, जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं। जनवरी 2026 के डाटा के हिसाब से इसने बताया कि इस रैंकिंग में सबसे टॉप पर आता है उत्तराखंड आता है बच्चे, सेकंड नंबर पे हरियाणा आता है, तीसरे नंबर पे असम आता है, चौथे नंबर पे सिक्किम आता है, और पांचवें नंबर पे जो स्टेट आता है इस रैंकिंग में, वो मध्य प्रदेश आता है। यानी ये जो 5 स्टेट्स हैं,
ये एक ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अभी अपने सारे डाटा को ऑनलाइन सिस्टम पे रजिस्टर्ड कर दिया। इवन अब तो एफआईआर भी जो की जाएगी वो भी क्या होगी बच्चे, ऑनलाइन की जाएगी। एफआईआर रजिस्टर्ड भी ऑनलाइन होगी। इवन वहां पर जितने भी उसने क्रिमिनल किए गए हैं, जितने भी उसने क्राइम किए होंगे, उन सारे के सारे क्राइम्स को भी रिकॉर्ड किस पे किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसी को बोलते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस। और इस कंडीशन को पूरी तरीके से ऑनलाइन रिकॉर्ड करने वाला पहला स्टेट बना है उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड का पुराना नाम बच्चे उत्तरांचल रहा करता था। क्या बोलते थे इसको? उत्तरांचल कहते थे। और उत्तरांचल बना था आपका 9 नवंबर 2000 को। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। कौन से स्टेट से अलग हुआ था ये? यूपी से अलग हुआ था। और कितने जिले काट के अलग हुआ था बोलेंगे? 13 जिले काट के अलग हुआ। 13 जिले काट के उसके बाद नया स्टेट बना था उत्तराखंड। हमारे देश में कौन सा आर्टिकल है ये बात बोलता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 3 कहता है बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे देश का जो संविधान है उसमें ये बात बोली गई है। आर्टिकल नंबर 3 में किसमें बोली गई है? आर्टिकल नंबर 3 में ये बात बोली गई है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है किसके बारे में? तो बच्चे एक और बात याद रखेंगे। अभी हाल ही में अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि रिसेंटली हमारा जो T20 वर्ल्ड कप है वो हमारे किसने जीत लिया है? वो हमारे देश इंडिया ने जीत लिया है। कौन से देश को हराकर जीता है? तो बोलेंगे न्यूजीलैंड को। किसको हराया बच्चे? न्यूजीलैंड को हराकर। कितने रन से हराया है? 96 रन से हराया है। तो इस अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स न्यूज में हमारा इस न्यूज के बारे में ज्यादा खबर उछल कर आती है कि रिसेंटली हमारे देश ने यानी इंडिया ने क्या कर लिया है सर? न्यूजीलैंड को हराकर पूरी तरीके से तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप को जीता है। कौन सा? तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने रन से हराया था न्यूजीलैंड को, तो 96 रन से हराया था न्यूजीलैंड को। कितने रन से? 96। अच्छा, इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप जीता है? हाँ जी, 2024 में जीता था। इससे पहले कब जीता था? 2007 में जीता था। और रिसेंटली अब कब जीता है? 2026 में। तो लगातार कितनी बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया? 3 बार जीत लिया है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें प्लेयर ऑफ मैच किसे बोला गया, या कह सकते हो सर इसमें प्लेयर ऑफ मैच किसको बोला गया, तो क्या बताओगे? तो बोलते हैं सर इसका नाम क्या था? बुमराह। बुमराह का नाम बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। तो उसको एक तरीके से क्या बताया गया बच्चे? उसे प्लेयर ऑफ मैच का टाइटल दिया गया। ठीक है जी। अच्छा, ये बात तो क्लियर होगी। अब आप लोगों ने एक बात तो क्लियर कर ली है, T20 वर्ल्ड कप इस बार हम लोग कितनी बार जीत चुके हैं? इस बार हमारा तीसरा टाइटल था T20 वर्ल्ड कप का, जो हम पूरी तरीके से जीते। अच्छा, अगर पूछ लेता है कि जो T20 वर्ल्ड कप था ये कौन से स्टेडियम में कराया गया था, तो स्टेडियम का नाम क्या था? तो क्या बताओगे सर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ पर पड़ता है? आप सभी को पता है बच्चे, ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये पड़ता है आपका अहमदाबाद में। कहाँ पड़ता है बच्चे? अहमदाबाद में पड़ता है। सीधी सी बात है, हमारे जो प्रधानमंत्री वो भी कहाँ से है? गुजरात से ही है ना। तो सीधी सी बात है, उन्हीं के नाम से स्टेडियम है ये। अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पर सर? अहमदाबाद में ये पड़ता है आपका, गुजरात के अंदर। ठीक है जी। तो ये T20 वर्ल्ड कप की बात थी, यानी स्पोर्ट्स से जुड़ी बात है। एक और स्पोर्ट्स से जुड़ी बात बताना चाहूंगा। आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा एक और गेम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आर्करी। आर्करी सुना है आप लोगों ने? आर्करी किसे बोलते हैं? आर्करी बोलते हैं निशानेबाजी को। ठीक है जी, निशानेबाजी को। ये जो निशानेबाजी वाला गेम है ये रिसेंटली आर्चरी जो बोलते हैं हम लोग, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे? निशानेबाजी वाला गेम। ये जो निशानेबाजी वाला गेम है ये रिसेंटली हमारे इंडिया में दूसरी बार ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल रहा है। हमारे इंडिया को दूसरी बार इसे होस्ट करने का मौका मिल रहा है। सेकंड टाइम हमारा इंडिया इसे होस्ट करेगा। और ये कौन सा लेग करेगा? तो बोलना बच्चे, सेकंड लेग इसे होस्ट करेगा। कौन सा लेग इसे होस्ट करेगा? सेकंड लेग होस्ट करेगा। अगर पूछता है सर ये दूसरी बार होस्ट करने का मौका मिल रहा है तो पहले भी किया होगा? हाँ, 2005 में हमारे इंडिया ने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया था। और अब ये 2027 में इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। यानी करीबन कितने साल के बाद करने जा रहा है बोलेंगे? 22 साल के बाद। टोटल 22 ईयर्स के बाद इसे क्या करने जा रहा है? होस्ट करने जा रहा है। कोई दिक्कत? आ जाओ, स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी खत्म। स्पोर्ट्स में आपको 2 न्यूज बता दी मैंने। अब आती है किसके बारे में बात? अब बात करते हैं बच्चे मिलिट्री एक्सरसाइज। अभी मिलिट्री एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो दिमाग में रखना, रिसेंटली अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई है कौन से देश के बीच में? तो बोलना अभी रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है आपकी। कौन सा? एक हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ हुई है। किसकी? इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ हुई है। आर्म फोर्सेस के साथ हुई है किसकी सर? एक देश है आपका सेशल। कौन सा देश है? सेशल। सेशल की क्या हुई है सर? मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है हमारे देश के साथ। सेशल जो कंट्री है उसकी भी डिफेंस फोर्स के साथ क्या हुई है? हमारे देश की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। नाम क्या है बच्चे? तो नाम क्या बताएंगे? लिटामाई। लिटामाई जो है
लिटामाई जो है ये आपकी क्या है, लिथमाई जो है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है जो इंडिया आर्म फोर्सेस और स्पेशल आर्म फोर्सेस के बीच में कराई गई। अगर पूछता है कि सर ये जो आर्म फोर्सेस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई ये कौन सी जगह पे कराई गई, विक्टोरिया में कराई गई बच्चे। विक्टोरिया नाम की जगह पे क्या करवाई गई, ये मिलिट्री एक्सरसाइज कराई गई है। कौन सी जगह पे कराई गई है, तो बोलेंगे बच्चे ये विक्टोरिया नाम की जगह पे कराई गई है। ठीक है जी, नाम क्या बताओगे इसका, लैमिटाई है, सॉरी लैमिटाई है इसका नाम। क्या बोलेंगे बच्चे, लैमिटाई है। ये एक्सरसाइज का नाम क्या है, लैमिटाई। लैमिटाई का मतलब जानते हैं, लैमिटाई का मतलब होता है दोस्ती। क्या बोलेंगे इसको, दोस्ती कहते हैं। ये दोस्ती है किसके बीच में, आपकी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन आर्मी और किसके बीच में, स्पेशल डिफेंस फोर्सेस के बीच में। और ये बढ़ावा देती है आगे चलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए, ताकि इन केसेस में कभी आगे चलकर फ्यूचर में बहुत तगड़ी लड़ाई हो तो उस कंडीशन में हमारा देश किस तरीके से डील कर सकता है, उसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। मिलिट्री एक्सरसाइज एक और थी बच्चे जिसका नाम था अभी रिसेंटली कोल्ड रेस्पॉन्स। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम क्या है, कोल्ड रेस्पॉन्स। ये मिलिट्री एक्सरसाइज किसके द्वारा कराई गई, बोलेंगे बच्चे नाटो के द्वारा। नाटो के अंदर जितने भी आपकी क्या है, नाटो में जितने भी देश आते हैं करीबन 32 देश, उन 32 देशों में से 14 देश जो हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। कितने हैं बच्चे, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 32 में से 14 देशों ने नाटो के किस में पार्टिसिपेट किया, कोल्ड रेस्पॉन्स में। कोल्ड रेस्पॉन्स नाम से ही पता लग रहा है बच्चे ठंडे इलाकों में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही होगी। तो ठंडा इलाका कहाँ पर था, आर्कटिक रीजन था। कहाँ पर था, आर्कटिक रीजन था, जहां पर लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और बहुत अच्छे तरीके से लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि ये जो नाटो देश है ये किसके खिलाफ काम कर रहा है बच्चे, रशिया के खिलाफ। रशिया के खिलाफ क्यों कर रहा है, क्योंकि नाटो जो है बच्चे ये मेन मेन ज्वाइंट, इसका मेन लीडर कौन है, अमेरिका है। और अमेरिका और रशिया की वैसे भी आपस में नहीं बनती, तो इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, 32 देशों के साथ मिलकर ऐसी ट्रेनिंग ले रहा है जो कि आगे चलकर रशिया के साथ लड़ सके। और याद होगा आप लोगों को रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उस कंडीशन में भी देखा था, यूक्रेन को कई बार अमेरिका ने कई बार चैलेंज दिया कि तू एक काम कर, रशिया से लड़ता रहे, हम तेरे साथ खड़े हैं, तो एक काम कर नाटो को ज्वाइन कर ले। नाटो क्यों है बोले बच्चे, इसका नाटो नाम ही क्यों रखा गया, नाटो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक ओशन पड़ता है जिसे कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जितने देश आते हैं उन सभी देशों ने क्या किया था बच्चे, आपस में एक साथ मिलकर एक गठबंधन करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पड़ गया नाटो। ये नाटो बनी थी 1949 में। कब बनी थी, 1949 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बोलेंगे बच्चे, ब्रुसल्स में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, ब्रुसल्स में इसका हेडक्वार्टर बना है। अगर पूछते हैं इसके टोटल मेंबर देश कितने हैं, तो बोलना है इसके टोटल मेंबर देश की संख्या 32 है। ठीक है, कितनी है, 32 है। 32वां देश कौन सा था जिसने इसको ज्वाइन किया था, स्वीडन नाम का देश था। किसने ज्वाइन किया था इसको, स्वीडन नाम के देश ने इसको कंप्लीटली तरीके से क्या कर लिया बच्चे, ज्वाइन कर लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक की सारी क्या है न्यूज समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चे, तब तक के लिए धन्यवाद।